नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम मुलाकात करवा रहे हैं आपकी एक बेहद खास मेहमान से। उनको देखते ही आप समझ जाएंगे कि आज का ये इंटरव्यू आपको पूरा देखना है। लेकिन उनसे मिलवाऊं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और घंटी बजाना न भूलें। ये बातचीत आपको पसंद आए, जो कि मुझे उम्मीद है कि आएगी ही, तो इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप सत्यहिंदी.com पर इसे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सत्य हिंदी के सदस्य बनकर उसके लिए भुगतान करके आप न सिर्फ सत्य हिंदी टीम की मदद करते हैं, बल्कि उस पत्रकारिता को जिंदा रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस पत्रकारिता की, जिस सच की आवाज की आज की तारीख में हमको भी बहुत जरूरत है और आपको भी। और अब मैं आपको मिलवाता हूं अपने आज के मेहमान से। हमारे आज के मेहमान हैं शिवसेना के सांसद, शिवसेना नेता, सामना अखबार के संपादक और बहुत पुराने पत्रकार संजय राउत साहब। संजय राउत जी, आपका स्वागत है आलोक अड्डा पर। नमस्कार जी। और इस वक्त आपसे बात करने का खास प्रयोजन है, यूं तो साल खत्म हो रहा है, नए साल की बधाई। सबसे पहले आपको आने वाला वर्ष 2021 शुभ हो, वो बुरी खबरें सारी खत्म हो जाएं जो इस साल हमारे सबके जीवन में आई हुई थी, ये कामना के साथ मैं बात शुरू करना चाहता हूं। आपके साथ लगातार यूं तो कंट्रोवर्सीज जुड़ी रहती हैं, पत्रकार होने के नाते भी और राजनेता होने के नाते भी। लेकिन इधर एक ताजा खबर आई कि साहब ईडी ने आपकी पत्नी श्रीमती वर्षा राउत को समन किया है। क्या किस्सा है, कुछ समझाएंगे? ये किस्सा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा समझा सकते हैं क्योंकि उनको ही मालूम है। या ईडी को लोग जो है जिसने नोटिस भेजी है, देखिए हम भी आप जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के ही सदस्य हैं। अभी भी हम इतने साल से सांसद है या एडिटर है या और कुछ काम कर रहे, लेकिन हम मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग हैं। हम कोई उद्योगपति व्यापारी नहीं है। अब ईडी ने एक नोटिस भेजा है तो हमको बहुत मजा आता है उसमें। कोई हम 10-12 साल पहले हमारे फैमिली मेंबर से एक लोन लिया था घर खरीदने के लिए। वो कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं। घर खरीदना है, 50 लाख का लोन है। और ये 50 लाख हमने मेरे राज्यसभा के एफिडेविट में 2 बार दिखाया भी कि लोन है, ये इनकम टैक्स को भी दिखाया है, ये लोन है और हमारे फैमिली मेंबर से लिया है। और 10-12 साल पहले वो फैमिली मेंबर जो हमारा है, वो जो एचडीआईएल कंपनी है, उनके साथ जुड़ा था। अब 10 साल पहले किसको मालूम था ये एचडीआईएल वाले का कोई ऐसा समस्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। अब लोगों ने मोदी जी को जब वोट दिया तो जनता को क्या मालूम था कि 6 साल बाद मोदी जी, जो पहले वाले मोदी जी नहीं रहेंगे, जो हमने ये आश्वासन दिए थे 14 लाख दूंगा, 15 लाख दूंगा बैंक में। तो अब एचडीआईएल का कोई समस्या है तो अब 10 साल का एक ट्रांजैक्शन निकालकर ईडी ने एक नोटिस भेज दिया है। ठीक है, भेज दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। यही समस्या है। ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है क्या? ये कोई करप्शन है? ये कोई भ्रष्टाचार है? आप बताइए। 50 लाख के लिए ईडी, एक इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश की, 50 लाख 10 साल पहले वाले एक एंट्री निकालकर हमें नोटिस भेजती है। मैंने स्वागत किया है, लेकिन मैंने कहा है कि आपने गलत आदमी से पंगा लिया है जी। हाँ, ये बड़े बड़े लोग जो है, उद्योगपति, व्यापारी, भ्रष्टाचारी, उसको आप छोड़ देते हो। लेकिन हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग, इसलिए मेरा घोटाला क्या है, मेरा घोटाला हो सकता है हमारा कि हमने आपको, बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता में आने से रोक दिया। अगर ये घोटाला है तो आप नोटिस भेज दीजिए और हमारी जो भी जांच करनी है आप कर लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जी, 2 बातें आपने कही। एक ये आपका घोटाला है कि आपने बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता में आने से रोक दिया, और दूसरा आपने कहा कि ईडी के बारे में कि आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जब आप कह रहे हैं गलत आदमी से पंगा ले लिया, इसका क्या अर्थ है? ऐसा है कि देखिए, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं जिस परिवार से आता हूं और मैं जिस संस्कार बाला साहब ठाकरे जी के साथ मेरी पूरी जिंदगी गई,
पूरे जीवन मेरा उनके साथ गया है, या पवार साहब के साथ मैंने काम किया है, और अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया है। मैं पत्रकार रहा हूँ, आज भी करता हूँ काम, मैं नौकरी करता हूँ। तो ऐसे लोगों को, जिसका कोई बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, बड़ा, हम बोला ना, मैंने मिडिल क्लास जिंदगी हमने हमेशा जी है, मेरे बच्चे भी काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, जैसे आपके है ना सत्यहिंदी.com, आप सत्य के लिए संघर्ष करते हैं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं भी सत्य के लिए संघर्ष करने वाला आदमी हूँ, इसलिए गलत आदमी से आप सत्य के साथ संघर्ष नहीं कर सकते। मैं बोला कि इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, मैं फकीर हूँ और झोला लेकर आया हूँ। आप जैसे बहुत लोग हैं इस देश में जो फकीर है और झोला लेके घूमते हैं, उसमें से हम। तो मतलब आपने कहा कि जो आदमी सच्चा है उसके खिलाफ जांच करके ईडी को कुछ हासिल नहीं होना, असली बात ये है। कुछ नहीं। लेकिन आपके पहले एकनाथ खड़से साहब के खिलाफ इसी तरह की जांच, सरनायक साहब के खिलाफ इसी तरह की जांच, ये नाम एक तार में जुड़ रहे हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने एक बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी के बारे में सवाल उठाए थे। आपको कोई रिश्ता जुड़ता दिखता है? डेफिनेटली जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र में हो गई शरद पवार साहब के साथ। शरद पवार जी को नोटिस भेजा, बाद में हमारे प्रताप सरनाइक जो है, सब लोग है, उसने कुछ सवाल पूछे थे अर्नब गोस्वामी को। एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ दिया बीजेपी, और कुछ सवाल खड़े किए, तो एकनाथ खड़से जी को नोटिस आया है। मैं हमेशा एक भूमिका लेकर खड़ा रहता हूँ महाराष्ट्र में और देश में, तो हमको नोटिस भेज दिया। तो इस नोटिस भेजने से आप क्या करोगे? आप जीत नहीं पाओगे, आपकी जीत नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ, आप जितने भी इस प्रकार के कांड करेंगे, ये कांड है, आप सेंट्रल एजेंसी को इस प्रकार से मिसयूज करते हो, यही देश का बहुत बड़ा कांड हो रहा है। आप जितने भी ये कांड करेंगे, आप जमीन में गाड़े जाएंगे। और हमारे साथ जिसने भी इस प्रकार से बर्ताव किया है, तो उनको महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कर लीजिए, मेरा तो चैलेंज है। मैं तो कल भी बोला है, जो एलिगेशन या जो आरोप हमने हम पर किए हैं, वो अगर आपने प्रूव नहीं कर पाए तो कोर्ट में तो लेके जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उनको ईडी के कार्यालय के सामने अगर नहीं जूते मारे, ईडी कार्यालय के सामने खड़ा कर, तो मेरा नाम भी संजय राउत नहीं। ये किन लोगों की बात कर रहे हैं आप जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? आप देखिए, आप निकालिए, आपको पता चलेगा क्या जैसे है। कुछ नाम है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम है, वो नाम ये आ रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये पीएमसी बैंक से शामिल, पीएमसी बैंक से जुड़ा हुआ नाम। कोई पीएमसी बैंक का मसला ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये पीएमसी बैंक का जो ये पीएमसी बैंक का क्या विषय है? मेरा ना पीएमसी बैंक में कभी हमारा अकाउंट है बैंक का, ना मैं कभी गया हूँ उस बैंक में, ना मेरा कोई संबंध है उस हमारे परिवार का इस बैंक से। लेकिन आपको बदनाम हमको जो करने की जो साजिश रची है, वो आपके ऊपर बुमरैंग होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा, मैं बहुत ही सोच समझ कर बोल रहा हूँ। ये पूरी साजिश, ये षड्यंत्र है कि संजय राउत को बदनाम करो, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, ये केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है, ये सच बात बोलता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के साथ या बाला साहब के साथ या शरद पवार साहब के साथ ये आदमी खड़ा है, तो उनको उनकी प्रतिमा का भंजन करो। आप नहीं कर सकते, लोग पहचानते मुझे, लोग हमें पहचानते हैं। जी, आप कह रहे हैं आपका आपका आपके परिवार का पीएमसी बैंक में कोई खाता भी नहीं है? कोई खाता नहीं, कोई ये नहीं लोन है। भी पीएमसी बैंक से नहीं लिया गया है? नहीं फिर लगी। ये किस्सा पीएमसी बैंक से कैसे जोड़ा जा रहा है? ये लोग क्यों जोड़ना इस है तरह का तो कोई सवाल? भी जोड़ने दीजिए, जोड़ना है तो कोई भी जोड़ने दीजिए। मैं ईडी को जो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हम दे देंगे, पहले भी दे चुका हूँ, 2 बार दे चुका हूँ। अगर आपने ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की अगर आपकी इच्छा है किसी की, तो मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, आप कर लीजिए। लेकिन और राजनेता जो ईडी से या किसी एजेंसी से डरते हैं, और मुझ में फर्क है, मैं आपको बता, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना मैं डर, ना मैं किसी को डरने दूंगा हमारे लोगों को। मैं, अगर आप चाहते हैं, आपकी तरफ से, आप बताइए। जी बात पूरी कर लें फिर बताऊं। हाँ,
तो मेरे जैसा आदमी ना डरने वाला है। मैं जिंदगी में कभी किसी से डरा नहीं। तो आपकी तरफ से एक बयान ये आया कि मेरे पास 102 लोगों की या 120 लोगों की लिस्ट है जो मैं ईडी को सौंप सकता हूँ, तो वो लिस्ट आपने क्यों रोक के रखी है? फिर आप वो लिस्ट सामने क्यों नहीं ला? मैंने रोकी नहीं है, काम चल रहा है। मैं ऐसी लिस्ट ईडी को दे दूंगा जिसके ऊपर ईडी ने 4 साल में क्या किया है जांच, वो भी मुझे पूछना है। ओके। बड़े बड़े लोग हैं उसमें जिसकी तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए। ईडी का फिट केस है ये, लेकिन आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन 50 लाख की एक 10-12 साल की एक एंट्री, एक केस निकाल कर आप हमें नोटिस भेजेंगे, आप प्रताप सरनाईक को नोटिस भेजेंगे, आप शरद पवार साहब को नोटिस भेजेंगे, आप एकनाथ खड़से को नोटिस भेजेंगे, आप प्रफुल्ल पटेल को। इसलिए देखिए ये कड़ी, देखिए ये सब लोग महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे और निभा रहे हैं सरकार बचाने के लिए। तो आप हमारे ऊपर दबाव, लेकिन इस दबाव का कोई परिणाम नहीं होगा। महाराष्ट्र की सरकार का बाल भी बांका नहीं होगा। आप तो ज्यादा मजबूत हो गई। आप इस तरह से बर्ताव करेंगे तो ये सरकार 5 साल नहीं, 5 साल के बाद भी चलेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये एक पूरा डिजाइन दिख रहा है साफ साफ, जिन लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार बनवाने में भूमिका अदा की, जो इस सरकार को चलाने में भूमिका अदा कर रहे हैं, एक तरह से उन पर घेरा डाला जा रहा है। लेकिन ये कौन नहीं करेगा? सुशांत, आपको ऐसा लगता नहीं है कि जी सुशांत एक मसला उठा दिया, क्या हो गया? 6 महीने हो गया, सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई ने अब तक ये नहीं बताया एक सुसाइड है या हत्या है। आपने सीबीआई को लाया ना ढोल नगाड़े बजा के। हाँ, सुशांत सिंह केस में भी हमारे ऊपर आपने आरोप किए, उद्धव ठाकरे जी के ऊपर आरोप किए, हमारे ऊपर आरोप किए, हमारे और लोगों के ऊपर आरोप किए, मुंबई पुलिस को माफिया कहा। लेकिन आपने सीबीआई को अगर लाया है तो सीबीआई ने क्या किया, या अगर हम सवाल पूछते हैं उसका जवाब किसके पास है? बताइए। सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग आप कब तक करो? आपने इस एजेंसी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी, धूल में मिला दी। एक जमाने में सीबीआई को और ईडी को लोग आदर से देखते थे, रिस्पेक्ट करते थे, डरते भी थे। आज डर नहीं रहा है। आप तो लगता है आपके पाले हुए बंदर है, ये तोता है। ये कब तक आप उसकी प्रतिमा को धूल में मिलाएंगे? अब बताइए। जी, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास 102 नाम या 120 नाम हैं, उनको आप सीधे सामने लाने के बजाय ऐसे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जिससे लग रहा है जैसे कि आप भी एक तरह की ब्लैकमेल पॉलिटिक्स में हैं? हमने ब्लैकमेल पॉलिटिक्स नहीं की है। 120 नाम सामने आ जाएंगे। हाँ, कब तक? पूरा लिस्ट ईडी को जाएगा और मीडिया के सामने बैठेगा। ये वो नाम है जो जिन पर ऑलरेडी जांच चल रही है या जिन पर जांच होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? जो आपने कहा मैं ईडी से भी सवाल पूछूंगा कि क्या किया। नहीं भी चाहिए नंबर 1, और जिसकी जांच आपने आपके पार्टी में प्रवेश करने के बाद रोक भी दी है। ऐसे बहुत से लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जिसकी पहली जांच चल रही थी, जिसको धमकाया गया। अगर बीजेपी में आने के बाद वो साफ पाक हो गए, गंगा स्नान कर दिया, उनकी जांच रोक दी। तो मेरा सवाल है कि ये नाम आप ले क्यों नहीं रहे हैं? आप ये नाम क्यों रोक के रखे हुए हैं? नहीं, मैंने रोका नहीं है, मैं कभी नहीं रोकूंगा। आ जाएगा इसे, सब आ जाएगा। तो कब तक उम्मीद करेंगे आपकी तरफ से नाम सामने आएंगे? जल्दी आ जाएगा। ये हमारी राजनीति, ब्लैकमेल वाली राजनीति हमारी कभी नहीं। हमने एक भी हमेशा एक किया है कि देखिए, किसी के परिवार, किसी की बच्ची, किसी की बीवी के तरफ नहीं उठाने चाहिए। परिवार परिवार है, राजनीति राजनीति है। हमने हमेशा, बाला साहब ठाकरे ने हमको ये संस्कार दिया है। देखो संजय, परिवार को राजनीति में, गंदी राजनीति में नहीं खींचना चाहिए। उनका कोई दोष नहीं होता है, लेकिन ये लोगों ने परिवार के लोगों के ऊपर भी जो जब खिचड़ उठाना शुरू किया बिना वजह, तो लगता है हमको भी देखना पड़ेगा। जी, लेकिन आप नहीं मानते हैं कि तमाम लोग खुद राजनीति में होते हैं और अपने दाएं बाएं, अपने परिवार, भाई भतीजे, इनके नाम पर कारोबार कर रहे होते हैं? ऐसे कई किस्से सामने आए हैं।
तो फिर उनको एक्सपोज करना क्यों गलत है राजनीतिक तौर पर? अगर कोई गलत काम हुआ है तो एक्सपोज करेंगे, लेकिन अगर कोई मेरे जैसा नेता है या उद्धव जी जैसा नेता है, आप उनके तरफ कुछ नहीं कर सकते, उनके खिलाफ तो उनके बच्चों को पकड़ो बिना वजह और प्रेशर डालो, ये गलत है, ये गलत है। हमारे परिवार के लोग नहीं है, हमारे परिवार को सिर्फ इस्तेमाल किया जाए निशाना बनाने के लिए, ये गलत है आपका कहना है? हो रहा है, ये पकड़ी जाए तो फिर तो नहीं, आप जी, आप जो मामले उठा रहे हैं उनमें क्या परिवार के लोग शामिल नहीं हैं? क्या वो लोग सीधे शामिल हैं जिन पर वो निशाना बनता है, जो 120 नाम आपने कहे? नहीं, 120 नाम जब आ जाएगा तो सबको पता चलेगा सरकार किस तरह से इस एजेंसी का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, सरकार किस तरह से इस एजेंसी, सभी एजेंसी का अपने जो विरोधी है उनको दबाने के लिए, उनको दबाव में डालने के लिए काम कर रही है। अरे ईडी और सीबीआई ने, अगर आपको अपने आप को आप स्वतंत्र स्वायत्त मानते हो तो आप आपकी प्रतिष्ठा रखिए, आप गुलामी मत करिए किसी की, ना हमारी करो ना और किसी की। आज मैं देखता हूँ जब कोई इस बड़े पद पर आता है तो सीधा बताया जाता है ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, ये उसको इस उद्योगपति के ज्यादा करीब है इसलिए उसको लाया है। ये आपकी प्रतिष्ठा नहीं है भाई साहब, इससे देश नहीं रहेगा, देश नहीं चलेगा। अभी जैसे आपने कहा कि ये पदों पे बैठे हुए लोगों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए एजेंसी में। अभी अब ताजा एक कंट्रोवर्सी आज शुरू हो गई, महाराष्ट्र के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं सीआईएसएफ के डीजी बन के, और कहा जा रहा है कि उनको तमाम ऐसे सरकार ने उनके सामने ऐसी चीजें रख दी थी, वैसे फैसले जिनसे वो सहमत नहीं थे, वो खुश नहीं थे, वो यहाँ से जाना चाहते थे। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। देखिए अगर ऐसा होता तो उनको 1 साल पहले ट्रांसफर कर देते। जो सुबोध जायसवाल साहब है बहुत ही अच्छे अधिकारी है, अच्छे अफसर है, और पुरानी सरकार ने उसकी नियुक्ति की थी, पुरानी सरकार फडणवीस जी की। लेकिन उसके बाद भी जब उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने तब भी वो 1 साल से भी ज्यादा अपने पद पर रहे। उसे जायसवाल साहब को बार बार सेंट्रल में, इतने बड़े अधिकारी है, सेंट्रल में बुलाया गया है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में उसको बुलाया गया था। फिर उनका ट्रांसफर जो है उद्धव ठाकरे साहब ने रोका था कि इस अधिकारी की हमें जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुत साल हमारे डीजी साहब ने दिल्ली में या सेंट्रल एजेंसी में काम किया है, उनकी मानसिकता सेंट्रल में काम करने की ज्यादा रही है, ऐसा मेरी जानकारी है। मैं तो सरकार में नहीं हूँ लेकिन मेरी जानकारी। जी, तो आपका कहना है कि वो अपने इच्छा से, उनको यहाँ कोई परेशानी नहीं थी, अपनी इच्छा से होता। जी, आपके साथ एक सवाल और जुड़ गया है पिछले दिनों कि आपने यूपीए को लेकर कुछ सवाल उठा दिए हैं कि यूपीए में पवार साहब जैसा चेयरपर्सन होना चाहिए। इस पर यूपीए में तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, ये बयान आपने क्यों दिया? शिवसेना यूपीए का हिस्सा है क्या? देखिए हम शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं, हम एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। ऐसी बहुत सी राजनीतिक दल है आज देश में जो एनडीए में भी नहीं है और जो यूपीए में नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने अपने राज्यों में एक अपना अलग संघर्ष करते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर, वो यूपी में नहीं आना चाहते। मेरा मानना है ये सब लोग अगर मोदी जी के नहीं लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाना चाहते हैं तो यूपीए में आना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए में ये सब इसलिए मैंने अगर यूपीए ने अपना रिस्ट्रक्चर किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस को चेयरपर्सन नहीं बनना चाहिए, ये मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग नेता यूपीए के साथ जुड़ जाता है तो बहुत से लोग हैं, ममता बनर्जी है, जगनमोहन रेड्डी है, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव है, नवीन पटनायक है, साउथ के बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी है, कर्नाटक की है, ये सब लोग यूपीए से जोड़ सकते हैं। अगर हमको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाना है तो हमारे पास क्या है, सब हम बिखरे हुए लोग हैं। तब तक ये मजबूत विरोधी दल नहीं बनेगा हम कैसे फाइट करेंगे? तो यही मेरा मुद्दा है
आज इस देश में शरद पवार एक ऐसा नाम है जिस नाम के साथ ये सब लोग जोड़ सकते हैं। ये भूमिका तो मैंने जरूर दी है, लेकिन सबने सोचना चाहिए, कांग्रेस ने भी सोचना चाहिए। मैं क्या बोल सकता जी, एक सवाल इसके साथ उठता है कि शिवसेना लगातार एक हिंदुत्व की पार्टी के तौर पर देखी जाती है कि ये व्यापक हिंदू एकता की पार्टी रही है और वो इसका पैरोकारी करती रही है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका लगातार संबंध जो वर्षों रहा उसकी बुनियाद भी वही थी। आज की तारीख में ऐसा क्यों है कि ये दोनों पार्टियां एक धारा में खड़ी होते हुए अलग अलग हो गई? अब हो गया, वो इतिहास हो गया। हम्म। लेकिन हमने, हमारी जो भूमिका हिंदुत्व की, हम न छोड़ेंगे न छोड़ने वाले। हम हिंदुओं की पार्टी है, हम हिंदुत्व से जुड़े रहेंगे। जब भी इस देश में हिंदुत्व का मुद्दा उठेगा, शिवसेना अपनी भूमिका, अपना योगदान उसमें दे देगी। देखिए, अगर इस देश में एक से ज्यादा पार्टी है, 100 से ज्यादा पार्टी है, तो सेक्युलर है। तो हिंदुत्ववादी पार्टी दो क्यों नहीं हो सकती? ये किसी की मोनोपोली नहीं है कि हम ही हिंदुत्ववादी हैं। जो बीजेपी के साथ नहीं है उनका हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। हम भी है, हमने भी संघर्ष किया है, हमने भी त्याग किया है, हमारे साथ भी लोग जुड़ना चाहते हैं। हम भी रहेंगे, आप भी रहिए। आखिरी सवाल संजय जी, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है इसका आप कोई हल देखते हैं और इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए, अगर सरकार चाहती तो ये 24 घंटे में हल निकल जाता। केंद्र की सरकार चाहती, अगर लाखों किसान आज 40 दिन हो रहे, आज या कल हो जाएंगे 40 दिन, ये सबसे बड़ा आंदोलन देश का है, किसानों का अब तक का। और सरकार के मन में अगर थोड़ी भी दया है, थोड़ी भी सद्भावना है, तो सरकार अगर 2 कदम पीछे आती है, अपना अहंकार छोड़ देती है किसानों के लिए, तो ये सरकार का कद बड़ा हो। अब बाद में देखिए क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। 3 किसान कानून के खिलाफ अगर किसानों की एक भूमिका है, तो मुझे लगता है कि किसानों की आवाज सरकार ने सुननी चाहिए। बाद में किसानों का मत परिवर्तन आप कर सकते हैं। अब बात तो करिए ठीक से। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर खुद बात करते किसानों से, तो मुझे विश्वास है कि किसान उनकी बात मानते। मोदी जी का कद बहुत बड़ा है, मोदी जी के पास वो कन्विंसिंग पावर है, लेकिन ये नहीं हो रहा। उसका मतलब सरकार भी पंजाब के किसानों को अपने दिल में जगह नहीं देना चाहती। कुछ अलग उनके दिल में चल रहा है। जी, आप ये मानते हैं कि ये पंजाब के किसान हैं, या आपको लगता है कि देश के बाकी किसान भी दिल से जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में? हाँ, डेफिनेटली पंजाब के किसान एक प्रातिनिधिक रूप में बैठे हैं, लेकिन देश के किसान उनके साथ जुड़े हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। हम भी महाराष्ट्र के किसान हैं, हम भी उनसे जुड़े, हमारी भावना है उनके साथ। हम भी जाकर आते हैं, हमारे भी महाराष्ट्र के 1-2 हजार किसान वहां बैठे हैं, दर दिन हमसे संपर्क करते हैं। थोड़े थोड़े किसान और भी राज्यों से आकर बैठे हैं, लेकिन पंजाब का किसान फ्रंट पर वो दिखता है, तो उनसे बात सुननी चाहिए। आखिरी सवाल पूछ चुका हूं, लेकिन फिर एक लोभ नहीं रोक पा रहा हूं, एक आखिरी सवाल पूछ के खत्म करूंगा। ये जो अर्नब गोस्वामी का प्रकरण है, ये आपको ये नहीं लगता है कि एक तरह से सरकार की तरफ से भी बदले की कार्रवाई के अंदाज में दिख रहा है? मुझे नहीं लगता है बदले की कार्रवाई है या नहीं है। जो है वो है। जर्नलिज्म हम भी करते हैं, जर्नलिज्म आप भी करते हैं। जर्नलिज्म के भी कुछ उसूल होते हैं। जर्नलिज्म सुपारी की क्या बोलते हैं, सुपारी वाला जर्नलिज्म नहीं होता है। और आज या कल या कभी भी सरकार के ऊपर अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, तो उसको स्वीकार लेना चाहिए। ये डेमोक्रेसी, हमारे ऊपर तो बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आप भी कर सकते हैं और भी। लेकिन आपकी मनीषा क्या है, आप ये किसके लिए कर रहे हो? आप राजनीतिक मोहरा बनकर अगर राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र शब्दों में टिप्पणी करेंगे, तो लोग रिएक्ट हो जाएंगे। यहाँ जो महाराष्ट्र के राज्यकर्ता बैठे हैं, वो तो लोकतंत्र में उनको भी अधिकार है, संविधान ने उनको भी कुछ अधिकार दिया है। उनकी प्रतिष्ठा अगर आप नहीं रखेंगे, आप तो मालिक नहीं है, जनता मालिक है, तो जनता हमको पूछते है कि आप क्या कर रहे हो। तो ऐसा है कि शीशे के घर में जो रहते हैं, दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते।
एक उसूल है, अगर आप हमारे कांच पर पत्थर मारोगे तो आप भी कांच के घर में रहते हो। अगर सरकार ने कानून के दायरे में कोई कार्रवाई की है, कानून के दायरे में सरकार ने कोई भी बेकायदा काम नहीं किया है, पुलिस ने हमारे, आप पुलिस को माफिया बोलेंगे, आप पुलिस को गुंडे बोलेंगे और वही पुलिस की सिक्योरिटी लेकर आप घूमेंगे, तो आपकी नैतिकता कहाँ है? जर्नलिज्म इस देश का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज न्यायालय या और कोई जगह पे लोगों को न्याय नहीं मिलता। लोग आज भी चाहते हैं कि पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है जहां जाकर मैं मेरी आवाज उठा सकता हूँ। मैं इतने साल से राजनीति में हूँ, लेकिन आज सुबह आकर मैं सामना में बैठा हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ आकर काम करना चाहिए, ये मेरी पहचान है। लोग यहाँ आते हैं मुझे मिलने के, ये मैं उसका मालिक नहीं हूँ, जनता मालिक है। जनता बंद कर देंगे हमारी दुकान अगर मैं ठीक से काम नहीं किया। लेकिन आपने जर्नलिज्म की प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म कर दी है, तो आपको जो आपने जो किया है कर्म, उसके फल तो आपको मिलेंगे, जो कोई भी हो। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, अगर मैंने गलत काम किया है पत्रकार के रूप में तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जी के आने के बाद से क्या शिवसेना कुछ संयमित ज्यादा हो गई है? लोग कह रहे हैं शिवसेना अगर अपने रंग में होती तो ये नौबत ही नहीं आती। बात आपकी बात सही है आपकी बात सही है। जब हमारी जैसी पार्टी, संघर्ष करने वाली, सड़क पर उतरकर काम करने वाली पार्टी, लड़ने वाली पार्टी सत्ता पे आती है तो हमारे जैसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो विरोधी दल का आत्मा है। हम लड़ने वाले लोग हैं, थोड़ा संयम हम रखते हैं, हमारे लोग रखना पड़ता है। संयम रखना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन रखना पड़ता है। सरकार है, सत्ता है कोई उसूल होते हैं सत्ता के। धन्यवाद संजय जी, आपने समय निकाला, बहुत अच्छी बातचीत की, और एक बार फिर आपको नए साल की बधाई, और ये उम्मीद करूंगा कि ये नया साल 2021 कम से कम वो तकलीफें वापस सामने लेकर ना आए जो बीते साल 2020 में हम सबके सामने आकर खड़ी हुई थी। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।